प्रिय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम महा मैराथन जीएस की एमसीक्यू क्लास चलाते हैं। आज उस क्लास की 10वीं क्लास है। यदि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, जेडी, अग्निवीर, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पैट, क्लर्क, बैंक, एनटीपीसी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगी। कृपया करके ये क्लास शुरू से एंड तक देखें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं। स्टार्ट करते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए। लोगों का काम कहने के लिए है, उनकी बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो करना है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और करता रहना चाहिए। लोगों की बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो लोग तो आपके आगे की थाली भी छीन लेंगे। तो किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना। ये एक कोविड-19 की तरह होते हैं लोग, एक वायरस है, खतरनाक वायरस जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी शहर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलिया। तो देखा जाए यूपी के सबसे उत्तर में जो जिला पड़ता है सहारनपुर, और राज्य पूछे तो उत्तराखंड। और यदि हम इसके पश्चिम में पूर्व में बात करें तो राज्य बिहार पड़ता है और जिला पड़ता है बलिया। दक्षिण में राज्य छत्तीसगढ़ है और जिला पड़ता है सोनभद्र। और पश्चिम में राज्य हरियाणा है और जिला है शामली। यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है भदोई है। इसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। पहले वाराणसी में था ये, और 30 जून 1994 में वाराणसी से अलग करके 65वां जिला का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य एल1 मिशन कितने वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर गया? तो आदित्य एल1 जो है वो 7 उपकरण लेकर गया है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थान जिसके तीनों ओर पानियों से प्रायद्वीप कहा जाता है, और महाद्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो। ठीक है ना, ऐसा बड़ा स्थान जिसके चारों ओर पानी हो उसे महाद्वीप कहा जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्नाईमुडी। देखें जरा, अन्नाईमुडी की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, और ये 2696 मीटर ऊंची है। अनामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र कहलाता है। जैसे इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ी जिसे कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, और पालिनी की पहाड़ियाँ। यहाँ कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। और इम्पोर्टेंट कंट्री समझेंगे आप। भारत की पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो कहलाएगा उत्तरी सरकार तट कहलाएगा। बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन में, याद रखें आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। समझेंगे प्रशांत महासागर के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की गर्त जो है मैरियाना गर्त, ये दुनिया की सबसे गहरी गर्त है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, और गुआम द्वीप के समीप है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की टोंगा और मिंडनाओ भी गर्त हैं। वर्तमान में कुल गर्त की बात की जाए तो 57 है, प्रशांत महासागर में 32, और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो गर्त पाई जाएंगी प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर में 19 है, और हिंद महासागर में 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया जो थी कोलिय वंश से थी। बी ऑप्शन समझेंगे थोड़ा। गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलिया जनजाति की थी, और उन्होंने शुद्धोधन से विवाह किया जो शासकीय वंश के राजा थे। शासकीय और कोलिय ने नेपाल की लुम्बिनी के वर्तमान रूपदेही जिले में रोहिणी नदी के तट के पास शासन किया। ये दोनों ही गणतंत्र थे। आमतौर पर विद्वान इस बात से सहमत है कि अधिकांश बौद्ध साहित्य ये मानते हैं कि उनकी माया की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हुई थी, और फिर तबती मासा
स्वर्ग में पुनर्जन्म हुआ और जहां बाद में बुद्ध ने उन्हें अभिधर्म का उपदेश दिया। उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी बच्चे की पालक माता बन गई, मतलब उनकी मौसी ने इन्हें पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो इन्होंने होयसल वंश की थी, बी ऑप्शन। देखेंगे आगे। यादव वंश के बारे में थोड़ा समझेंगे जरा। संस्थापक हैं भिल्लम पंचम और राजधानी देवगिरी है। अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाली सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो ये पुरस्कार वार्षिक है, हाँ ये सही है। जीरो जूरी की अस्थायी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी सही है। ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ये भी सही है। भारत के सभी भाषाओं को दिया जाता है, ये बात गलत है। मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा इसका, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। तो देखो अनुच्छेद 72 में कहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, सही है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य हैं, यही बात गलत है। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट थोड़ा अटॉर्नी जनरल का बारे में जो दिया अनुच्छेद 76 में दिया, थोड़ा समझेंगे जरा। अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहा जाता है पद अनुच्छेद 76 वर्णन करता है और ये सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत और त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आपतरण का उपयोग किया गया है? तो ये एक प्रकार की जलकुंभी होती है, इसे सी ऑप्शन कहते हैं। शायद आपने देखा होगा इस तरह के तालाबों में इस तरह की ये मिल जाती हैं। थोड़ा इनके बारे में समझेंगे। जलकुंभी एक तैरने वाला पौधा है जो मूलतः अमेजन दक्षिणी अमेरिका का है। भारत में ये वर्ष 1896 में आया। सन 1950 तक ये बंगुला तथा असम में गंभीर समस्या पैदा कर रहा था। इसके पश्चात ये समस्या पूरे भारत में फैल गई और इसके चलते जलापुष्टस सिंचाई तथा मत्स्य पालन से जुड़ी अनेक गंभीर समस्या पैदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो देखो HTTP का जो पूर्ण नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई थी, एक युद्ध आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला था, उसे षड्यंत्र का युद्ध भी कहा जाता है। और जो बक्सर की लड़ाई थी बिना षड्यंत्र का युद्ध कहा जाता है, मीर कासिम के साथ हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। मीर कासिम के बारे में थोड़ा देखेंगे। 1760 से 1763 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। ये नवाब बना था बंगाल का। अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और जो मीर कासिम था वो मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम ने क्या किया? सबसे पहले तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले लिया। मुंगेर को मुगदलपुर भी कहा जाता है। राजधानियों के क्रम में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहले राजधानी ढाका थी बंगाल की और फिर बाद में मुर्शिदाबाद हो गई, फिर बाद में मुंगेर हो गई। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इसमें एक तरफ जो थे मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल के शासक थे। और एक तरफ से अंग्रेज के थे और अंग्रेज का इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुन्नो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बिना षड्यंत्र के इन्होंने भारत की 3 बड़ी महान शक्तियों को पराजित किया था। अब भारत छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ये इनका नारा यहीं से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में जो प्रयुक्त होती है वो जर्मेनियम है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण जो विकसित किया था वो वालरस ने किया है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। थोड़ा वालरस के बारे में समझेंगे। सामान्य संतुलन सिद्धांत या वालरसियन सामान्य संतुलन व्यक्तिगत बाजार की घटनाओं के संग्रह के बजाय समग्र रूप से व्यापक आर्थिक कामकाज की व्याख्या करने का प्रयास करता है।
सिद्धांत को पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन वालरस द्वारा विकसित किया गया था। यह आंशिक संतुलन सिद्धांत या मार्शल आंशिक संतुलन के विपरीत है, जो केवल विशिष्ट बाजारों या क्षेत्रों का विश्लेषण करता है। सामान्य संतुलन से पता चलता है कि आपूर्ति और मांग कैसे एक साथ काम कर रहे हैं और कई बाजार की अर्थव्यवस्था में संतुलन की ओर बढ़ती है। विभिन्न बाजारों में आपूर्ति और मांग के प्रतिस्पर्धा स्तरों का संतुलन अंततः मूल्य संतुलन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IFSC से SCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। डी ऑप्शन देखेंगे थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण के बारे में, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और नियम के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। ये वर्तमान में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। IFSC की स्थापना से पहले IFSC में व्यापार, घरेलू वित्तीय नियमों को RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण किया जाता था। इसके अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा। यूपी को 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में भी जाना जाता था। यूपी को ब्रिटिश शासन में यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था और 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इस प्रकार इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी देखी जाए उत्तर प्रदेश की तो विधायक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। यूपी का क्षेत्रफल में स्थान चौथा है। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का और चौथा है यूपी का। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनद मुख बनाती है? तो ये नर्मदा नदी है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी में ही मिला है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाएगा। इसे रीवा नदी भी कहा जाता है। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी और पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये MP की सबसे बड़ी नदी है। इसे MP की भी मतलब मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से हुआ है। मुहाना व खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी जो आता है अरब महासागर की तरफ आता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्वार नदमुखी समझेंगे। क्या होता है कि सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी जिन्होंने पूरी क्लास देखी है, कृपया आप सभी से इतना हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनके हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार जैसे मुझे मिल रहा है और ऐसे प्यार आपका मिलता रहेगा तो मैं आगे कुछ वीडियो बना पाऊँगा। आप मुझे सपोर्ट करिए ज़रा। थोड़ी दिक्कत है तो हमें डिजिटल बोर्ड की, अगर डिजिटल बोर्ड होता है तो इस क्लास में 4 चांद लग जाते। इसमें इतना कुछ याद हो जाएगा आपका, और आज भी डेली याद देखेंगे तो बड़े अच्छे से आपको क्लास याद होगा। जय हिंद, जय भारत।